हेलो बच्चों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल फिजिक्स विद के उत्तम में। और आज हम लोग 12th क्लास के फिजिक्स में विकिरण तथा द्रव्य की द्वैत प्रकृति का लेक्चर नंबर 6 पढ़ने जा रहे हैं। और आज हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे विरोधी विभव, या उसको हिंदी में कहते हैं, दूसरा नाम भी है संस्तब्ध विभव। ठीक है ना, इंग्लिश के नाम भी आपको याद रखने, स्टॉपिंग पोटेंशियल या कट ऑफ पोटेंशियल कहा जाता है। तो ये टॉपिक है प्रकाश वैद्युत प्रभाव से संबंधित। और प्रकाश वैद्युत प्रभाव की जो व्याख्या की थी लेनार्ड और मिल्टन ने अपने एक्सपेरिमेंट के द्वारा, वो एक्सपेरिमेंट हम लोग समझ करके इस विरोधी विभव को डिफाइन करेंगे या उसके मतलब को समझेंगे। ठीक है, तो इसके लिए जो लेनार्ड और मिल्टन ने एक्सपेरिमेंट जो सेटअप किया था, उन्होंने क्या किया था, एक निर्वात नली ली और उस निर्वात नली में प्लेटों को लगाया दो, और उस प्लेट का संबंध बाहर रखी हुई एक बैटरी से कर देते हैं। और बैटरी ऐसी है जिसके पोटेंशियल को हम चेंज कर सकते हैं। ये इस टाइप की बैटरी है, वेरिएबल पोटेंशियल की बैटरी है। इसको बदला जा सकता है 2 वोल्ट, 3 वोल्ट, 4 वोल्ट, 5 वोल्ट ऐसे करके। और जिस प्लेट से बैटरी का धन सिरा जोड़ा गया, उस प्लेट को कहते हैं हम लोग एनोड। ये नोड हो गए, इसको हम लोग ए से लिखते हैं। ठीक है, और ये है कैथोड, जिसको नेगेटिव प्लेट से जोड़ा गया। ये नेगेटिव सिरा बैटरी का, तो ये नेगेटिव वाली प्लेट हो गई, इसको हम लोग कहते हैं कैथोड। इसको लिखते हैं सी। जो एक्सपेरिमेंट उन्होंने था, और इसमें कितनी धारा प्रवाहित होगी इस परिपथ में, उसको मेजर करने के लिए यहाँ पर लगा दिया हमने एक अमीटर, जो मेजर करेगा करंट को। ठीक है ना। अब जो एक्सपेरिमेंट उन्होंने क्या किया था कि जब कैथोड वाली प्लेट पर हम प्रकाश को डालते हैं, एक निश्चित आवृत्ति का प्रकाश और निश्चित तीव्रता का प्रकाश अगर डाला जाए अगर, ठीक है ना, ये प्रकाश को आवृत करके प्रकाश किस रूप में गिरेगा, फोटानों के रूप। फोटान की ऊर्जा h न्यू मान लेते हैं। अगर ये फोटान गिरता है तो इससे इलेक्ट्रॉन बाहर आते हैं, और इलेक्ट्रॉन बाहर आते हैं, और चूंकि इलेक्ट्रॉनों पर ऋण आवेश होने के कारण ये सारे जो इलेक्ट्रॉन हैं वो सब इस धन वाली प्लेट की ओर अट्रैक्ट होते हैं और चलने लगते हैं, और परिपथ हमारा पूरा कंप्लीट हो जाता है। और इसमें धारा प्रवाहित होने लगती है, जिसको हम लोग कहते हैं प्रकाश धारा। कितनी धारा प्रवाहित हो रही है ये हम लोग मेजर कर सकते हैं इस एमीटर की सहायता से। तो उसके बाद ये तो हो गया कि हमने प्रकाश डाला और उसमें देखा कि इस परिपथ में धारा प्रवाहित होने लगी, जिसको हम लोग प्रकाश धारा कहते हैं। अब जरा देखा गया कि प्रकाश की तीव्रता आवृत्ति में कोई चेंज नहीं किया गया। ठीक है ना, एक निश्चित आवृत्ति और निश्चित तीव्रता का प्रकाश डाला गया। उसके बाद फिर वेरिएशन किसमें किया गया, इस बैटरी के द्वारा प्लेटों के बीच लगने वाले विभवांतर में। अगर विभव का मान बढ़ाया जाने लगा तो देखा गया कि धारा का मान भी बढ़ता गया। कैसे, उसको ग्राफ के माध्यम से लोग देख सकते हैं कि अगर x अक्ष की तरफ रखते हैं वोल्टेज को और y अक्ष की दिशा में रखते हैं करंट। ठीक है ना, ये हमारी प्रकाश धारा है, इसको देखते हैं। और ये है विभवांतर, इसके बीच, दोनों प्लेटों के बीच। अगर विभव का मान बढ़ाते जाएंगे, धारा का मान मेजर करके अगर ग्राफ खींचते हैं, तो ग्राफ हमारा कुछ इस तरीके का प्राप्त होता है। ऐसे पहले शुरू में धारा का मान धीरे धीरे बढ़ता है, उसके बाद फिर आगे बढ़ना बंद हो जाता है। ये ग्राफ दिखा रहा है, वोल्टेज का मान बढ़ाएंगे, इस तरफ प्लस है और इस तरफ माइनस। ये मूल बिंदु हो गया इसका, इस तरफ माइनस। ठीक है, जैसे जैसे वोल्टेज का मान बढ़ाएंगे वैसे वैसे धारा का मान बढ़ता है। क्यों, जिसको जरा ध्यान समझते हैं। क्योंकि इसलिए होता है कि जो इलेक्ट्रॉन इससे निकल रहे हैं, अगर अट्रैक्शन बढ़ेगा तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन इस पर पहुंचेंगे। मान लो प्रकाश गिरने से 10 इलेक्ट्रॉन निकले यहां से, ठीक है ना, 10 इलेक्ट्रॉन इस पर निकल रहे हैं इधर से। अगर अट्रैक्शन फोर्स कम हो सकता है, 2 इलेक्ट्रॉन पहुंच रहे हो, तो धारा का मान कम होगा। फिर हमने और पोटेंशियल बढ़ाया, 4 पहुंचने लगे, धारा का मान और बढ़ गया, 5 पहुंचने लगे और वोल्टेज बढ़ाया, 6 पहुंचने लगे, 7 पहुंचने लगे, 10 पहुंचने लगे। अब 10 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन इसके पास है ही नहीं निकलने वाले, तो फिर वोल्टेज का मान चाहे इतना ज्यादा कर दिया, धारा का मान में कोई चेंज नहीं आता है। तो वो धारा कहलाती है संतृप्त धारा कहते हैं उसको।
कि जब वोल्टेज बढ़ाने पर धारा का मान मैक्सिमम हो जाए और उसके बाद फिर बढ़ना बंद हो जाए वोल्टेज बढ़ाने से, तो उसको संतृप्त धारा कहते हैं। तो वो ग्राफ, ये वाला जो पैरेलल ग्राफ है एक्स अक्ष के, वो प्रदर्शित करता है। एक बात तो क्लियर हो गई कि वोल्टेज बढ़ाने धारा का मान क्यों बढ़ रहा है, इसको लोग प्रकाश धारा कह रहे हैं। अब इसमें उल्टा किया गया थोड़ा सा, अब थोड़ा सा उल्टी पोलैरिटी करते हैं लोग। क्या कर रहे हैं, अगर हम इस बैटरी की पोलैरिटी को चेंज करते हैं, वोल्टेज बढ़ाने से धारा का मान बढ़ रहा है तो स्पष्ट हो गया। अगर वोल्टेज का मान घटाना शुरू करेंगे तो ग्राफ क्या बता रहा है, वोल्टेज का मान अगर घटाएंगे जीरो मान लो कर लिया, तभी देखिए धारा का मान शून्य नहीं है, ठीक है ना। तो अगर उसके बाद अगर माइनस कर दिया, तो माइनस करने का मतलब क्या है कि इसको हम बैटरी के ऋण सिरे से जोड़ दें और इसको बैटरी के धन सिरे से जोड़ दें, ये पोजीशन कर देंगे। तो ये प्लेट कैसी हो जाएगी, यानी एनोड वाली कैसी प्लेट हो गई, ऋण आवेशित, और ये वाली हो जाएगी धन आवेशित। ये सिचुएशन अगर करते हैं तब जरा देखो, फिर ये ग्राफ ये बता रहा है कि धारा का मान, वोल्टेज का मान अगर जीरो कर दे तब भी, भाई वोल्टेज यहाँ पर जीरो हो गया लेकिन धारा देखो यहाँ तक प्रोवाइड हो रही, इतनी वैल्यू धारा की है। लेकिन जब ऋणात्मक करेंगे जब, तो धारा का मान, वोल्टेज का मान जब ऋणात्मक करेंगे तो धारा का मान धीरे धीरे घटेगा। तो जब हम वोल्टेज का मान ऋणात्मक करेंगे धारा का मान धीरे धीरे घटना शुरू होगा, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन पहले पहुंच रहे थे, मतलब 10 पहुंच रहे थे पहले, तो 10 में से जब हमने वोल्टेज घटाना शुरू कर दिया तो 10 में 8 पहुंचने लगे, 5 पहुंचने लगे और घटाया तो, ठीक है ना। लेकिन घटाते घटाते हम ऋणात्मक तक पहुंच गए, तब भी धारा का मान शून्य नहीं हुआ। इसका मतलब क्या है कि इसका मतलब इलेक्ट्रॉन अभी पहुंच रहे हैं। अब ऋणात्मक कर देंगे तो होगा क्या, ऋणात्मक जब कर देंगे तो इलेक्ट्रॉन जो निकल रहे हैं इस वाली प्लेट से, ये मान 10 इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, तो 10 में से हो सकता है कि 2 इलेक्ट्रॉन रुक जाएं, 8 इलेक्ट्रॉन पहुंचे, ठीक है। और हमने ऋणात्मक किया तो 6 इलेक्ट्रॉन पहुंचेंगे, और ऋणात्मक किया तो 4 इलेक्ट्रॉन पहुंचेंगे, ठीक है। तो इसे धारा का मान धीरे घट रहा है, शून्य कहां हुआ धारा का मान, यहां पर। तो इसका मतलब है कि जब हम ऋणात्मक इस एनोड को कर देंगे तो इसमें रिपल्सन लगने लगेगा, इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश, इस प्लेट पर ऋण आवेश है, तो क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे। प्रतिकर्षित के कारण जो इलेक्ट्रॉन इस पर पहुंच रहे थे वो धीरे धीरे उनके पहुंचने की संख्या कम होने लगेगी, और एक समय ऐसा आ जाएगा कि धारा का मान बिल्कुल शून्य हो जाएगा, और वो जो पोटेंशियल होगा उसको हम लोग कहते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल, और वो वैल्यू यहां पर आती है, वो माइनस में रखी जाती है, ठीक है ना। ये चीज आपको ध्यान रखना है कि एनोड को ऐसा ऋणात्मक विभव दें, किसके सापेक्ष, कैथोड के सापेक्ष, कि इसमें एक भी इलेक्ट्रॉन इस एनोड पर ना पहुंच पाए, तो धारा बिल्कुल शून्य हो जाएगी, प्रकाश धारा का मान एकदम जीरो आएगा, ठीक है ना। और उस सिचुएशन में, यानी उस स्थिति में जो वोल्टेज दिया गया होगा बैटरी से, वो वोल्टेज कहलाता है निरोधी विभव। निरोधी विभव स्टॉपिंग पोटेंशियल, यानी धारा बिल्कुल स्टॉप कर देगा, कोई धारा प्रोवाइड ना हो। तो इस बात से क्लियर ये भी हो रहा है कि जो इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं उनकी सब की ऊर्जा बराबर नहीं है। भाई कुछ ऋणात्मक तो लगा, मान लो हमने -2 वोल्ट लगाया, तो -2 वोल्ट लगाने से हो सकता है कि जिनकी ऊर्जा कम थी वो प्रतिकर्षण रुक गए, लेकिन जिनकी ऊर्जा ज्यादा थी वो प्रतिकर्षण होने के बाद भी वहां पहुंच गए रहे हैं। और हमने ऋणात्मक लगाया तो कुछ जो जिनकी ऊर्जा थोड़ी और ज्यादा थी लेकिन और उससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन वो भी पहुंच रहे हैं इस पर। इस तरीके से अगर हम ऋणात्मक विभव करते जाए तो जो अधिकतम इलेक्ट्रॉन, जो अधिकतम ऊर्जा का जो इलेक्ट्रॉन होगा वो भी नहीं पहुंच पाएगा जब एनोड पर, तो धारा का मान शून्य आएगा। तो ये बात क्लियर हो रही है कि जो इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं इस प्लेट से उनकी ऊर्जा समान नहीं है, किसी की कम है किसी की ज्यादा है। कम वाली ऊर्जा का जो इलेक्ट्रॉन है वो कम ऋणात्मक विभव पर नहीं पहुंच पा रहा है वहां पर, और जब हम और ऋणात्मक करेंगे तो प्रतिकर्षण बल लगना, जब बढ़ना शुरू होगा तो बढ़ते बढ़ते प्रतिकर्षण बल इतना हो जाएगा कि जो अधिकतम ऊर्जा का जो इलेक्ट्रॉन था वो भी इस प्लेट पर नहीं पहुंचेगा, तो धारा का मान शून्य आएगा, ठीक है ना। तो इसकी परिभाषा में किस प्रकार से लिखेंगे, इसको हमने ऋणात्मक विभव दिया है एनोड को, किसके सापेक्ष, कैथोड। तो कैथोड के सापेक्ष परिभाषा किस प्रकार लिखेंगे, परिभाषा हम लिख देते हैं, इसको चित्र आप बना सकते हैं, बनाना चाहें तो परिभाषा लिख सकते हैं, कैथोड के सापेक्ष
कैथोड के सापेक्ष एनोड, कैथोड के सापेक्ष एनोड को दिया गया वह ऋणात्मक विभव जिस पर प्रकाश धारा शून्य हो जाती है निरोधी विभव कहलाता है। इसे V नॉट, कैपिटल V बनाए, V नॉट से प्रदर्शित करते हैं। ये तो इसकी डेफिनेशन आप लिख सकते हैं कि कैथोड के सापेक्ष एनोड को दिया गया वह ऋणात्मक विभव, जिस पर प्रकाश धारा जो प्रवाहित होने वाली धारा इस परिपथ में शून्य हो जाती है, निरोधी विभव या संस्तब्ध विभव कहते हैं। ठीक है, उसको हम लोग V0 से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसका मान कितना होगा? तो अगर हमने मान लेते हैं इसको हमने इतना वोल्टेज दिया या उतना विभवांतर दिया कि इसमें धारा का मान कितना हो गया 0, तो इन दोनों प्लेटों के बीच जो इलेक्ट्रॉन, अधिकतम ऊर्जा का इलेक्ट्रॉन पहुंच रहा था वो भी नहीं पहुंच पा रहा है। ठीक है ना? तो इसका मतलब है कि यदि निरोधी विभव V0 हो तो प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा यानी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, उसका मान कितना होगा? ये होता है V0 eV0 के बराबर। ये फार्मूला आपको ध्यान रखना है। अगर निरोधी विभव अगर V0 है तो जो अधिकतम ऊर्जा का जो इलेक्ट्रॉन था उसकी ऊर्जा होती है eV0 के बराबर। भाई अधिकतम ऊर्जा के इलेक्ट्रॉन भी नहीं पहुंच पा रहा है उस पर, तो इसका मतलब है कि इतना प्रतिकर्षण बल लग रहा है इस पर कि जो अधिकतम ऊर्जा का जो इलेक्ट्रॉन था वो भी नहीं पहुंच रहा है। इसका मतलब है जो काइनेटिक एनर्जी होगा अधिकतम इलेक्ट्रॉन की, जो कम वाले इलेक्ट्रॉन थे उनकी ऊर्जा से कोई मतलब नहीं है। ठीक है ना? जो अधिकतम ऊर्जा का इलेक्ट्रॉन था जो लास्ट में 0 हुआ है, वो उसमें कितनी ऊर्जा थी उसका मान हम लोग निकाल सकते हैं। काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम इक्वल टू E0। ठीक है, इसको नोट कर लो जरा यहां तक डेफिनेशन, उसके बाद फिर आगे चलते हैं हम लोग। ये डिस्कस निकला कि अधिकतम जो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम थी उसका मान कितना आ गया eV0 के बराबर। eV0 क्या है? विरोधी विभव, स्टॉपिंग पोटेंशियल है। यहां पर इतने वोल्टेज लगाने से धारा का मान शून्य हो गया है। तो आइंस्टीन का जो प्रकाश वैद्युत समीकरण उसमें इस बात को जरा शामिल किया जाए तो आइंस्टीन के प्रकाश वैद्युत समीकरण क्या था हमारा? 1/2 m V मैक्सिमम स्क्वायर
इज इक्वल टू एच म्यू माइनस म्यू नॉट से। इसकी जब मदद लेनी है तो जो अधिकतम ऊर्जा का जो इलेक्ट्रॉन था उसकी ऊर्जा इतनी थी, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ई के मैक्सिमम हाफ एम वी स्क्वायर। क्या है ये? अधिकतम ऊर्जा का इलेक्ट्रॉन है तो अधिकतम काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी इसकी? ई मैक्सिमम इज इक्वल टू एच म्यू माइनस म्यू नॉट लिख सकते हैं। ये जरा ये काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम का सूत्र अगर यहाँ लिखा जाए तो ये क्या बन जाएगा? ई वी नॉट इज इक्वल टू एच म्यू माइनस म्यू नॉट ऐसे लिख सकते हैं। या इसको अगर हम वी नॉट की वैल्यू निकालना चाहे, ये न्यू है, देखा तब समझना, ये न्यू है और ये है वी, इसको लिख सकते हैं हम लोग एच न्यू अपॉन ई माइनस एच न्यू नॉट अपॉन ऐसे लिख सकते हैं। इसको थोड़ा सा इसको इस प्रकार से इस ऐसे। अगर आप जरा देखो कि अगर हम आपतित प्रकाश की आवृत्ति और वोल्टेज के बीच अगर ग्राफ खींचे तो ग्राफ कैसा दिखाई पड़ेगा? इस तरफ रखते हैं आपतित प्रकाश की आवृत्ति न्यू और इस तरफ रखते हैं जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है या उसका मान V। ठीक है, V नॉट अगर ग्राफ अगर खींचते हैं तो ग्राफ कुछ इस तरीके का प्राप्त होता है, एकदम स्ट्रेट लाइन ऐसे। ये ग्राफ प्राप्त नहीं होता है, ये तो इसको सीधे बढ़ा दिया गया, ग्राफ इतना है, ये इसकी है देहली आवृत्ति। अब जरा इस कैसे ग्राफ से पता इसका स्लोप कितना होगा? तो स्लोप पता करने के लिए जरा इसकी तुलना अगर हम y बराबर जो स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन होता है y बराबर mx माइनस c से तुलना करने पर, तो तुलना करेंगे तो देखो जो m है, m मतलब प्रवणता, प्रवणता मतलब रेखा का ढाल कितना है, ठीक है ना? तो ढाल कितना है? h अपॉन e, ठीक है ना? तो इसका मतलब जो यहाँ पर जो रेखा का जो ढाल आता है थीटा, और थीटा का जो मान होता है जिसको लोग स्लोप कह रहे हैं, स्लोप मतलब प्रवणता, और प्रवणता का जो मान आता है वो टेन थीटा इज इक्वल टू होता है h अपॉन e। ठीक है भाई, जब तुलना कराएंगे तो x की जगह तो v है, x की जगह न्यू है, x की जगह न्यू और m की जगह कितना? h अपॉन e। h अपॉन e क्या होती है? उस रेखा की प्रवणता, और प्रवणता को हम लोग क्या लिखते हैं? टेन थीटा से, इंग्लिश में उसको स्लोप कहते हैं। ये क्या है? प्रवणता। प्रवणता जो होती है वो टेन थीटा होती है, टेन थीटा का मान कितना होगा? h अपॉन e के बराबर, ठीक है ना? तो कभी एग्जाम पूछ लिया जाता है कि ऐसा अगर क्वेश्चन दे रखा है तो इस क्वेश्चन में रेखा का ढाल कितना होगा, तो ढाल का मतलब h अपॉन e। तो ये वाला पार्ट में क्या होगा? ये तो c क्या होता है? y इस पर काटा गया अंतःखंड इस दिशा में, ऋणात्मक दिशा में, तो ये जो वैल्यू यहां से यहां तक का जो वैल्यू है वो है h न्यू नॉट अपॉन e, या इसको लोग कह सकते हैं h न्यू नॉट को लिखा जा सकता है, h न्यू नॉट होता है वर्क फंक्शन बटे e। इसको ऐसे लिख सकते हैं यहां से यहां तक, ये इसका ओरिजिन हो गया हो। तो इस प्रकार इसको ग्राफ में हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं, v नॉट और e के बीच में ग्राफ खींचते हैं, ठीक है? तो इसको नोट कर लीजिए। उसके बाद ये बात करते हैं हम लोग कि जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है विरोधी विभव किन किन बातों पर निर्भर करता है। विरोधी लगाएंगे विरोधी विभव की निर्भरता, मतलब डिपेंडेंस, किस पर बात पर विरोधी विभव किस बात पर निर्भर करता है, ठीक है? तो पहला पॉइंट तो है इसका विरोधी विभव धातु की प्रकृति पर
निर्भर करता है। यानी धातु की प्रकृति पर निर्भर करता है, मतलब धातु अगर बदल देंगे तो निरोधी विभव का मान भी बदल जाएगा, ये मतलब है इसका। ठीक है ना। ये नहीं सब धातुओं के लिए फिक्स है निरोधी विभव, ऐसा नहीं है, सब धातुओं में फिक्स नहीं है, किसी के लिए निरोधी विभव का मान ज्यादा होगा, किसी के लिए कम होगा, तो ये इस बात पर निर्भर करता है। दूसरी बात, निरोधी विभव का मान, निरोधी विभव का मान आपतित प्रकाश की आवृत्ति पर निर्भर करता है। इस बात को जरा कैसे समझा जाए हम लोग। विरोधी विभव का मान आपतित प्रकाश की आवृत्ति पर निर्भर करता है। अगर आवृत्ति बदल जाएगी प्रकाश, तीव्रता वही हो, लेकिन अगर आप तीव्रता फिक्स है, ठीक है ना, केवल आवृत्ति चेंज करेगा। अगर आवृत्ति चेंज कर रहे हैं तो उसका विरोधी विभव का मान भी बदल जाता है। अगर आवृत्ति का मान बढ़ाते हैं तो विरोधी विभव का मान भी बढ़ता है, घटाते हैं आवृत्ति का मान तो घटता है। तो उसको ग्राफ के माध्यम से इस बार देखा जाए तो अगर हम ग्राफ इस तरीके से खींचते हैं, इस तरफ रखते हैं हम लोग विभव का मान, ठीक है ना, जो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे हम लोग, और इस तरफ रखते हैं धारा का मान। हम लोग शुरू में देखा था ना, जो एक्सपेरिमेंट बनाया था हमने कि प्लेट थी, प्लेट इस तरफ ऋण विभव लगाया ऐसे, और प्रकाश इस पर डाल रहे हैं, ठीक है। तो ये वाली ऋण वाली प्लेट है और ये वाली धन वाली प्लेट है। तो प्रकाश डाला गया तो इलेक्ट्रॉन निकल करके इस तरफ चलना शुरू होंगे। अगर ये पॉजिटिव सिरा है, ये निगेटिव सिरा है, क्यों? क्योंकि निकलना शुरू होंगे, लेकिन रिपल्सन लगेगा, सभी इलेक्ट्रॉन नहीं पहुंचेंगे, लेकिन कुछ इलेक्ट्रॉन पहुंचेंगे जिनकी ऊर्जा ज्यादा है, ठीक है ना। तो विभव का मान अगर हम आवृत्ति बढ़ाते हैं, क्योंकि आवृत्ति बढ़ाने से जो धारा का वेग ग्राफ हमको ऐसे प्राप्त हो जाएगा, ये हमने शुरू तक बताया आपको। विभव मान बढ़ाएंगे तो धीरे धीरे धारा का मान बढ़ेगा और एक समय ऐसा आ जाएगा कि वो स्थिर धारा प्राप्त हो जाएगी। और जब ऋणात्मक लगाएंगे, इस तरफ तो धन वाला है, इस तरफ ऋण वाला पार्ट होगा विभव का, जब ऋणात्मक विभव लगाना शुरू करेंगे तो ये वाला ऋणात्मक विभव बढ़ाना शुरू कर, धारा का मान घटने लगेगा, धारा का मान घटने लगेगा, घटते घटते यहां पर हो जाता है शून्य। अब इतना ऋणात्मक विभव लगा दिया, धारा अब एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं पहुंच रहे हैं तो धारा का मान शून्य हो गया। फिर हमने क्या किया, ये जो आवृत्ति थी उसका मान बढ़ाया हमने, आवृत्ति का मान बढ़ा दिया तो देखा कि धारा का मान, विभव का मान बढ़ाएं तो धारा का मान तो नहीं बढ़ेगा। विभव का मान बढ़ाएंगे तो धारा में इसलिए नहीं बढ़ेगा कि जितने इलेक्ट्रॉन में 10 इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं तो 10 इलेक्ट्रॉन पूरे पहुंच रहे हैं। हमने केवल क्या बढ़ाई है यहाँ पर, तीव्रता। अब तीव्रता बढ़ाने से इलेक्ट्रॉनों की संख्या नहीं बढ़ेगी, 10 इलेक्ट्रॉन है तो 10 ही रहेंगे, 11-12 नहीं हो जाएंगे, ठीक है ना। इसका मतलब धारा जब 10 इलेक्ट्रॉन पूरे पहुंच रहे हैं तो अब धारा का मान बढ़ने का कोई मतलब नहीं रहा। अगर ऋणात्मक विभव लगाना शुरू करेंगे, ठीक है ना, तब क्या होगा कि अब हमको धारा स्टॉप करनी है तो हमको और ऋणात्मक विभव लगाना पड़ेगा, क्योंकि आवृत्ति बढ़ाने से होता क्या है कि इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। हम लोग प्रकाश वैद्युत समीकरण डेरिवेशन का उसमें बताया था कि अगर हम आवृत्ति बढ़ाएंगे तो प्रकाश इलेक्ट्रॉन है जो निकल रहे हैं धातु से, उनकी गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। गतिज ऊर्जा बढ़ जाए तो इसका मतलब उनको रोकने के लिए हमको और अधिक रिपल्सन फोर्स लगाना पड़ेगा। और कैसे लगेगा, इस ऋणात्मक विभव के द्वारा। ऋणात्मक विभव का मान बढ़ेगा तो ये स्टॉपिंग पोटेंशियल का मान और कम हो जाता है ऋण दिशा में, तो ये मान आ जाएगा V2 का मान, यहां पर विभव का मान शून्य आएगा, धारा का मान शून्य आएगा, ठीक है ना। लेकिन अधिकतम धारा उतनी ही रहेगी, धारा में कोई चेंज नहीं आएगा। मैक्सिमम धारा पॉजिटिव अगर इसको कर देते हैं, इसको पॉजिटिव कर दे, इसको नेगेटिव कर दे, तो मैक्सिमम धारा तो उतनी ही रहेगी। अगर हम तीव्रता बढ़ाते हैं तो यानी ये मान लेते हैं, पहले ये न्यूमन तीव्रता का है, ये है न्यू2 तीव्रता का प्रकाश, हमने और ऊपर प्रकाश डाला
तो हमने देखा कि और स्टॉप धारा को स्टॉप करने के लिए हमको और ऋणात्मक विभव देना पड़ा, और वो मान है, मान लेते हैं V0। ठीक है, और ये आवृत्ति हमने बढ़ाकर क्या कर दी, μ0। इसका मतलब ये बता रहा है लेकिन अधिकतम धारा उसमें कोई चेंज नहीं आ रहा है, ठीक है ना, वो धारा उतनी ही। तो इसका मतलब है कि μ3 इज ग्रेटर देन μ2 इज ग्रेटर देन μ। जैसे जैसे आवृत्ति का मान बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे जो स्टार्टिंग पोटेंशियल का मान है वो धीरे धीरे वो भी ऋणात्मक की तरफ बढ़ता जाएगा, उतना अधिक ऋणात्मक विभव लगाना पड़ेगा। मान लो जैसे हमने कम तीव्रता कम आवृत्ति का प्रकाश डाला तो -5 वोल्ट पर 0 धारा आई, हमने आवृत्ति का मान बढ़ा दिया 5 की जगह, मान लो यहाँ पर बढ़ा करके हमने तो उससे बढ़ाया, ठीक है ना, कुछ मान बढ़ा दिया, ठीक है ना, तब हमने देखा कि उसको 0 करने के लिए हमको और ऋणात्मक विभव देना पड़ा, यानी -5 दे रहे थे -7 देना पड़ सकता है। और अगर हम आवृत्ति बढ़ाते हैं तो वो 0 करने के लिए हमको -7 की जगह -9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट विभव देना पड़ सकता है। इस प्रकार से कह सकते हैं कि अगर आवृत्ति बढ़ाएंगे तो ऋणात्मक विभव उतना ही अधिक देना पड़ेगा। इसका मतलब है ये कह सकते हैं निरोधी विभव का मान आपतित प्रकाश की आवृत्ति पर निर्भर करता है, लेकिन तीव्रता पर निर्भर नहीं करता। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि सुनो कर लीजिए, पहले फिर बताते हैं। अगला जो पॉइंट आप लिख सकते हैं, तीसरा पॉइंट लिख सकते हैं कि निरोधी विभव का मान आपतित प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर नहीं करता है। तीव्रता पर निर्भर नहीं करता, तीव्रता अगर बढ़ा देगा तो निरोधी विभव उतना ही रहता है। इसको भी ग्राफ के माध्यम से समझ सकते हैं इस तरीके से कि आपतित प्रकाश इस तरह रखते हैं हम लोग विभव का मान, और इस तरह रखते हैं धारा का मान। ग्राफ अगर मान लेते एक निश्चित आवृत्ति का और निश्चित तीव्रता का प्रकाश डाला गया तो ग्राफ हमको इस तरीके का प्राप्त हो गया ऐसे, ठीक है ना, इस तरह पॉजिटिव है, इस तरह नेगेटिव। अगर हम तीव्रता केवल तीव्रता बढ़ाते हैं, आवृत्ति में कोई चेंज नहीं आता, तो मान लेते ये तीव्रता हमारे डायल थी, वो तीव्रता थी I1, फिर हम क्या करें, आवृत्ति वही रखें, केवल तीव्रता बढ़ा दें, प्रकाश और तीव्र प्रकाश डालें उस पर, तो देखा गया कि हमको एक नया ग्राफ इस तरीके प्राप्त हो जाता है ऐसे। ये हमारी तीव्रता हो गई I2, और अगर हम तीव्रता बढ़ा देते हैं तो ग्राफ इस तरीके प्राप्त हो जाता है ऐसे। लेकिन ये जो ऋणात्मक विभव आया है ये चेंज नहीं हुआ। देखिए तीनों ग्राफ एक ही जगह मिले, तीव्रता अलग अलग है, लेकिन जो निरोधी विभव है वो चेंज नहीं हुआ, वो उतना ही रहा। इसका मतलब कह सकते हैं कि तीव्रता बढ़ाने से धारा का मान तो बढ़ जाता है, तीव्रता बढ़ाएंगे तो भाई उत्सर्जक इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ेगी, और उत्सर्जक की संख्या बढ़ेगी तो धारा का मान बढ़ेगा। तो विभव का मान बढ़ाएंगे तो धारा का मान तो बढ़ता है, लेकिन जो निरोधी विभव है उसमें कोई चेंज नहीं आता है। तो सिंपली कह सकते हैं I3 is greater than I2 is greater than। तीव्रता का मान अगर बढ़ाते जाएंगे क्रम से तो निरोधी धारा का मान तो बढ़ जाएगा, लेकिन द्वि विभव में कोई चेंज नहीं आता है। तो इस प्रकार से निरोधी विभव में एग्जाम पूछ लिया जाता है, निरोधी विभव किसे कहते हैं, तो आप सिंपल सी परिभाषा लिख सकते हैं कि वो हमने लिखवा चुके हैं, आप उसको समझ करके तैयार कर लेंगे। और उसके बाद निरोधी विभव मान किन किन बातों पर निर्भर करता है, किन बातों पर निर्भर नहीं करता है, ये बात भी हमने आपको बता दी है, ठीक है ना। तो इसको तैयार कर लें, एग्जाम में पूछ लिया जाता है निरोधी विभव किसे कहते हैं और ये किन किन बातों पर निर्भर करता है, ठीक है। तो आज क्लास हमारी पर समाप्त होती है। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो उसको लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, और चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे नई वीडियो अपलोड हो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू।